प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग शब्द पे चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग वर्ड या अक्षर पे चर्चा किए थे। आज हम लोग शब्द को लेकर के आए हैं, तो शब्द के बारे में हम पूरा यहाँ देख सकते हैं कि पूरा डिटेल किया गया है। शब्द की परिभाषा क्या कहती है उस पर हम विचार करेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा हम लिखना चाहेंगे शब्द की परिभाषा। शब्द की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक वर्णों, आप लिख कर देंगे, अक्षर लिख सकते हैं या अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं, जिनका एक सार्थक अर्थ हो। दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं, जिसका एक सार्थक अर्थ हो। सार्थक से क्या तात्पर्य है? जो हम समझ सकते हैं, लिख सकते हैं और उसके बारे में कुछ कथन हम बोल सकते हैं, यही सार्थक होता है। जैसे अगर हम लिखते हैं आम, क्या लिखते हैं? आम। तो आम के बारे में हम सीधे हमारे दिमाग में आता है आम एक प्रकार का फल है, और आम के बारे में हम किसी से कुछ कहना है तो हम कह सकते हैं यह पेड़ में फलता है और जो खाने में या देखने में इसका आकार ऐसा है और खाने में इसका स्वाद क्या है, इसके बारे में हम दो चार बोली बोल सकते हैं, कह सकते हैं। तो यहीं पे आम शब्द हो गया, लेकिन अक्षर को केवल पलट दिया जाए तो क्या हो जाएगा? म आ। समझ में आ रहा है? तो यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या है? एक सार्थक शब्द है और ये क्या है? निरर्थक शब्द है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं दूसरा कुछ, जैसे कमल हम बोल सकते हैं कमल, और इसी को थोड़ा सा इधर उधर किया जाए तो क्या हो जाएगा? कलम। ये दोनों सार्थक शब्द है, लेकिन म क ल देखा जाए या म ल क देखा जाए, इन दोनों का कुछ मतलब निकल के नहीं आता है। इसलिए इन्हें सार्थक शब्द माना जाता है, जो सही है, और ये निरर्थक शब्द हैं, ये गलत है। तो शब्द की परिभाषा हम यहाँ से देख लिए, और इसी के आधार पर शब्द का क्या किया गया? बंटवारा किया गया, यानी इसके भाग किए गए। भाग करने पर क्या निकल के आया? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द में हम बोलचाल के भाषा के रूप में देखें तो हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसका हम नाम याद रखें, जैसे पानी, पंखा, ठीक है, मोटर गाड़ी, इंग्लिश का भी शब्द ले सकते हैं, मोबाइल, ये मार्कर या बुक या किताब, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इनके साथ हम लोग जैसे बोलते हैं पानी वोनी, पानी वोनी, लोटा वोटा, पेन ओन, ऐसा एक जोड़ देते हैं साथ में ना, जिसका कुछ अर्थ निकल के नहीं आता है। तो जिसका अर्थ निकल के आ जाए वो सार्थक होते हैं, जिसका अर्थ निकल के न आए वे निरर्थक हो जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछता है? चार कोई शब्द दे देगा और कहेगा इसमें से निम्न शब्दों में से कौन सा सार्थक शब्द है। तो आपके दिमाग में चारों को पढ़ने के बाद से जब ही हमारे व्यवहारिक जीवन से शब्द मिलेगा वहाँ पे ट्रिक कर देंगे, हमारा 1 नंबर पक्का होगा। ठीक है ना। शब्द की परिभाषा पूछ सकता है। अब यहाँ हम देखेंगे सार्थक शब्दों के आधार पर इसके कितने भाग किए जा सकते हैं। तो सार्थक का मतलब इसमें उचित शब्द कौन कौन से हो सकते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो इसको हम देखें यहाँ पे तो 4 भागों में विभाजित किया गया है।
तो पहला क्या है बनावट, बनावट के आधार पर। दूसरा क्या है उत्पत्ति या उत्पन्न होने के आधार पर। तीसरा क्या है अर्थ के आधार पर, शब्द का एक अर्थ होता है ना, अर्थ के आधार पर। और चौथा क्या है विकार, विकार का मतलब आप जान लें यहाँ पे, विकार का मतलब होता है दोष। क्या होता है? दोष। तो दोष के आधार पर इसका हम यहाँ पे वर्गीकरण देखने को हम देख सकते हैं। तो पहला जो है बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर क्या होता है, जैसे क्या बनावटी चीज़ें होती हैं, क्या क्या उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, उसके आधार पर वर्णन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पहला शब्द है रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द वे होते हैं जो अक्षरों के मेल से बने होते हैं। किससे? अक्षरों के मेल से। जैसे क्या होता है? आम, ठीक है ना, आम, आग, पानी, दवा, ये क्या है? रूढ़ शब्द। ये अक्षरों के मेल से बनते हैं। और यौगिक शब्द कौन होते हैं? ना, अपने आप में होते हैं, ये अक्षरों के मेल से होते हैं। अक्षर है ना, तो अक्षर अपने आप में पूर्ण होते हैं, क्योंकि स्वर व्यंजन के मेल से बने होते हैं, अक्षर है वो। तो ये अक्षरों के मेल से होते, यही तो खासियत है। किताबों में बहुत सारे क्वेश्चन हर जगह मिलते हैं, लेकिन उसका जवाब नहीं मिलता है। ये चीज़ किताबों में नहीं मिलेगा, बहुत अध्ययन के बाद मिलता है ये, कि अक्षरों के मेल से बनते हैं। और यौगिक शब्द क्या होते हैं? शब्दों के मेल से बनते हैं। देख लीजिए, ठीक है। अब जरा देख लीजिए शब्दों के मेल से तात्पर्य क्या है। जैसे हम ये कहें कि यहाँ विद्या है और यहाँ अर्थी, दोनों का योग किया गया तो क्या हो जाएगा? विद्या धन आलय, यहाँ दूसरा देख सकते हैं। बता रहे हैं, बताइए। ये संधि से या संधि विच्छेद से मतलब नहीं है। यहाँ आपको ये जानना है कि दो शब्द के योग से ये तैयार होते हैं। कौन? यौगिक। यौगिक का मतलब जोड़, जोड़ का मतलब संधि। हाँ, बस वही, हाँ यही है। हाँ, कह सकते हैं। यौगिक में वही चीज़ है। जैसे विद्यार्थी है, विद्यालय है, पुस्तकालय है, वाचनालय है। तो देख सकते हैं दो सार्थक शब्दों के योग से यौगिक शब्द बनते हैं। विद्या अर्थी का मतलब क्या है? विद्या को अर्थी का मतलब अर्जन करने वाला, ग्रहण करने वाला, ठीक ना। ये होता है अर्थी का मतलब अर्जन करना होता है। अर्थी का मतलब वो मरने वाला अर्थी नहीं। हाँ, ध्यान रखना यहाँ, ठीक ना। विद्या को ग्रहण करने वाला, विद्या को अर्जन करने वाला ही विद्यार्थी होता है। विद्या धन आलय, तो विद्या आलय का मतलब घर, जो ऐसा घर जहाँ पे विद्या प्राप्त होती है। हाँ हाँ, रूढ़ शब्द यौगिक शब्द होते हैं। ये भी अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया। अब योग रूढ़ क्या है? योग रूढ़ समझिए। रूढ़ शब्द जो होते हैं उनके योग से भी ये तैयार होते हैं। जैसे आपने कहा ना दो रूढ़ शब्द, तो रूढ़ का मतलब है जो पहले से चलता चला आ रहा है। जैसे एक शब्द होता है पंख।
क्या होता है? पंख का मतलब क्या होता है? कीचड़। क्या होता है? कीचड़। पंख बोलचाल के भाषा में पाक बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? पाक बोलते हैं। ये क्षेत्रीय भाषा का शब्द हो जाता है, लेकिन पंख का मतलब कीचड़, पाक का मतलब ही कीचड़ होता है। तो पंख हो गया और उसके साथ जौ जोड़ दिया गया। इसमें एक खासियत ये होता है कि एक जो है रूढ़िवादी शब्द होता है। कोई भी रूढ़ शब्द होगा दूसरा अक्षर हो सकता है, पहला भी हो सकता है रूढ़, दूसरा भी रूढ़ हो सकता है। पहला हो सकता है अक्षर हो जाए, दूसरा भी अक्षर हो जाए, उनसे भी हो सकता है। तीसरा ये कह रहा है कि कोई अक्षर यानी उपसर्ग के रूप में आ सकता है, रूढ़ शब्दों के साथ वो जुड़ सकता है। तो यहाँ खास बात यह है कि यहाँ पे जो भी शब्द मिलेगा अपने आप में रूढ़िवादी होगा, बहुत पहले से चलता आ रहा है, और उसी का प्रयोग नए रूप में दिखाई जब देता है तो वही योग रूढ़ हो जाता है। ठीक है, जैसे पंख का मतलब क्या होता है? कीचड़। और जौ का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना। तो कीचड़ से जो उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? पंकज। पंकज का मतलब क्या हो गया? कमल। समझ में आ रहा है? तो ये योग रूढ़ का उदाहरण हो गया। आज इतना देखिए, फिर हम विस्तार जब इसको पढ़ाया जाएगा एक एक शब्दों को, तो वहाँ विस्तार दिया। यहाँ थोड़ा सा एक बार और देख लें। तो हमने बनावट के आधार पर ये वर्गीकरण को देख लिया। आगे देखिए उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? कहाँ से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, इस आधार पर इनका वर्गीकरण होना चाहिए। इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे संभवतः। देखिए उत्पत्ति के आधार पर इनका जब वर्गीकरण किया गया तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि 4 भाग किए गए। क्या क्या हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो हाँ वे शब्द जो सीधे सीधे संस्कृत भाषा से ले लिए या सीधे सीधे संस्कृत भाषा के शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ हम लिख सकते हैं संस्कृत भाषा के शब्द। क्लियर हुआ? जैसे आम्र, क्या हो गया? आम्र। ठीक ना? अग्नि, ठीक ना? चक्षु, चक्षु नहीं लिखेंगे, हाँ चक्षु लिख सकते हैं। ठीक ना? ऐसे अनेक शब्द हैं, ये सीधे सीधे संस्कृत के शब्द हैं, तो इनको तत्सम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तत्सम। और इनका जो अर्थ निकल के आता है उसको बोलते हैं तद्भव शब्द। क्या बोलेंगे? तद्भव शब्द। यानी संस्कृत के शब्द के जो अर्थ निकल के आते हैं उसको बोलते हैं तद्भव शब्द। हाँ, हिंदी भाषा में वही तो अर्थ निकल के आ गए। जो शब्द आपको मिले संस्कृत से उसका जब अर्थ स्पष्ट करेंगे तो कोई न कोई भाषा ही तो होगी। तो आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो ये तद्भव शब्द हिंदी के लिए। ठीक है ना? तो देखिए आम्र का मतलब क्या हो गया? आम। अग्नि का मतलब आग। चक्षु का मतलब आँख। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनता है, ध्यान दीजिएगा। एक तो आपके सिलेबस में तत्सम और तद्भव दोनों के बारे में आपको विस्तृत पढ़ना है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ना है। तो यहाँ पे तो थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है शब्द के विक्षेप में। तो संस्कृत भाषा के शब्द तत्सम होते हैं, तत्सम को पढ़ना है, तद्भव को पढ़ना है। दूसरा ये तीसरा जो है देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? जैसे इस हम शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि अपने देश के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले शब्द देशज शब्द। जिस भी क्षेत्र में हम रहते हैं वहाँ की बोली को हम सीखते हैं, उसी
बोली को परिमार्जित करके हम हिंदी में परिवर्तित करके या परिमार्जित करके या परिष्कृत करके बोलते हैं तो वो देशज शब्द होते हैं। ठीक है, देशज शब्द के लिए यहाँ हम देख सकते हैं जैसे लोटा, लोटा कहीं इस तरह से आप संस्कृत के शब्द में ढूंढेंगे तो उसके लिए स्पेशल शब्द नहीं होता है, लोटा नहीं होता है, ठीक ना। खट खट, ठक ठक, है ना, टन टन, ये शब्द देशज हैं क्योंकि हम लोग बोलचाल की भाषा में जैसे हम लोग अपने क्षेत्र में भोजपुरी में इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसी का थोड़ा सा हम परिष्कृत रूप देते हैं हिंदी में परिवर्तित करने के लिए, हिंदी में हम प्रयोग करने के लिए, वो क्या हो जाता है, वही देशज शब्द हैं जो हम भोजपुरी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे ठक ठक, टक टक, टन टन, लोटा, है कि नहीं, ये सारे शब्दों को हम देशज शब्द के अंतर्गत रखते हैं। यानी देशज मतलब क्या, अपने देश। अब देश का मतलब क्या होता है, ये बड़ा कंट्री नहीं, जिस परिवेश में हम रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उस वातावरण से उत्पन्न होने वाले शब्द देशज कहलाते। समझ में आ रहा है, तो ये देशज हो गया। विदेशी शब्द क्या होते हैं, विदेशी क्या होते हैं, इसे प्रवासी शब्द भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रवासी। देखो प्रवास से मतलब क्या होता है कि ऐसा जगह जहाँ पे दूसरे देश के लोग अथवा प्रदेश के लोग जा कर के निवास करते हैं, उसे प्रवास बोला जाता है। तो लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा परेशान करने के लिए विदेशी जगह प्रवासी भाषा बोल देते, तो प्रवासी होता नहीं है, केवल फंसाने के लिए प्रवास का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो विदेशी भाषा जैसे अब यहाँ देखेंगे अपने वहाँ हम लोग भारतीय हैं तो हिंदी राष्ट्रभाषा है कि नहीं, और अमेरिका में चले जाएंगे तो इंग्लिश है, चाइना में जाएंगे तो चाइनीज भाषा, जापान में जाएंगे तो कुछ और भाषा, यानी सभी देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। और ख़ास करके एक बात और आपसे हम बताए थे, हिंदी जो शब्द है फारसी भाषा से, फारसी क्या है, विदेशी भाषा ही तो है। उर्दू क्या है, विदेशी भाषा तो है। तुर्की, जर्मनी, अंग्रेजी, ये सभी विदेशी भाषाएं हैं, इसीलिए विदेशी भाषा रखा। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है, नोट कर लीजिए, जैसे उर्दू, फारसी, ठीक ना, जापानी, हाँ जापानी, ये सारे चीज़ें अक्सर पूछता है। हम बता दे रहे हैं ये चीज़, ये तत्सम शब्द, तद्भव शब्द तो आपको मिल जाएंगे, देशज भी मिल जाएंगे। उर्दू फारसी के शब्द थोड़ा सा कठिन होते हैं, हम चाहेंगे कि एक जगह आप लोग उर्दू और फारसी के कुछ शब्दों को नोट कर लीजिए। ठीक है ना, तो मेरे इसमें होगा, देख लेते हैं। हाँ हाँ, उसका नियम है, हाँ हाँ, लिखिए एक जगह फारसी के शब्द नोट कर लीजिए ज़रा। फारसी के शब्द लिखिए, अफसोस, अफसोस, कामा, आबदार, 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 आतिशबाजी, अदा, आराम, आमदनी, आवारा, किसमिस, कुश्ती, कुश्ता, कमीना, कबूतर, कद, उम्मीद,
आईना, आवाज, आफत, कमरबंद, कमरबंद, किनारा, कूचा, खाल, खुद, खामोश, खरगोश, खुश, खुराक, खूब, गर्द, गोश्त, गुल, गुलाब, गुलूबंद, गिरह, गरम, गिरफ्तार, गवाह, गोला, गल्ला, चाबुक, गज, चादर, चिराग, चश्मा, चरखा, चूंकि, चेहरा, चाशनी, जंग, जहर, जमीन, जोर, तीर, तेज, तमाशा, तरकस, जोश, दस्तूर, जिगर, देहात, जुर्माना, जान, जागीर, जादू, जिंदगी, जबर, ताक, तबाह, तनख्वाह, ताजा, दीवार, दुकान, दरबार, दंगल, दिलेर, दंगल, कुश्ती जो होता है ना वो दंगल, दिलेर, पैमाना, पेशा, पारा, पूल, पलक, पैदावार, पलंग, नापसंद, नाव, नामर्द, दवा, दिल, बेवा, बहरा, बेहुदा, बीमार, बेहुदा, बीमार, बेरहम, मोर्चा, 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 मीना, हाँ, मुर्गा, मरहम, याद, वापिस, शादी, शोर, हफ्ता, हजार, सितारा, सितार, यार, रंग, रोगन, सरासर, राह, सुर्ख, सरदार,
लगाम, लेकिन, सौदागर, वरना, मलीदा, मुफ्त, पैमाना, पेशा इत्यादि। ये फारसी के शब्द हैं, ठीक है ना। इतना ही में से आएगा, गारंटी है। इसके अलावा फारसी का कोई शब्द पूछता ही नहीं है। सारे शब्द फारसी भाषा हाँ, और हम सारे शब्दों का यूज भी करते हैं। यूज करते हैं। हाँ, अगर हम हिंदू धर्म से हैं तो हमें फारसी भाषा का उतना यूज नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। नहीं, जैसे आखिर में ये कहाँ से निकल के आया? हम लोग हिंदू राष्ट्र, मतलब हिंदू राष्ट्र के नहीं है ना, सभी धर्मों के हैं, फिर भी सबसे ज़्यादा हम लोग फारसी भाषा। अभी आप जब इंटर में जाएंगी ना, तो वहाँ इंटर में रही होंगी, तो वहाँ एक चैप्टर है भारतीय साहित्य की विशेषताएं। तो उसमें इतना बढ़िया तरीके से वर्णन किया गया है कि आपको ये क्वेश्चन जो दिमाग में आ रहा है वो क्वेश्चन को आने ही नहीं देगा। कारण क्या है, हम जब भारत में जन्म लेते हैं तो यहाँ पे सभी धर्मों के लोग हैं, हम सबके संपर्क में रहते हैं। आप ज़रा देखिए, आप कहीं और की हैं या आप कहीं और के हैं, पड़ोसी के वहाँ रहते हैं, वो कहीं और का है, तो उसका दो चार शब्द आप चुरा लेते हैं, न चाहते हुए भी, आपका न चाहते हुए वो भी दो चार शब्द ले लेता है, आदान प्रदान हो जाता है। यही कारण है कि भारतीय भाषाओं में सभी भाषाओं का सम्मिलित रूप देखने को मिलता है, तभी तो यहाँ समन्वय की भावना रहती है। इसीलिए ये फारसी भाषाओं को भी हम देख सकते हैं, ठीक ना। हाँ हाँ, ये तो है ही है। अब उर्दू के हैं, उर्दू के भी शब्द हम कल लिखवा देंगे, लेकिन यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा। तो हम लोग ये देखें कि उत्पत्ति के आधार पर, अब ज़रा देखिए अर्थ के आधार पर इसके वर्णन देखने को मिलते हैं। लिखने में थोड़ा सा मन उब गया हो गया होगा, लेकिन ये PDF में ही आप लोगों को मिलना चाहिए, ठीक है ना, तो ठीक रहेगा। तो अर्थ के आधार पर वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। वाचक का मतलब क्या होता है? वाचक, वाचन करने वाला, बोलने वाला, ठीक है ना। जैसे हम कोई भी शब्द डायरेक्ट बोल देते हैं, कह देते हैं, कहते हैं क्या, ये पेन है, ये कलम है, स्केच है, ये घड़ी है, ये कमरा है। तो वाचक का मतलब क्या, उसके बारे में सीधे सीधे बोल देना, इसमें कोई अन्य शब्दों का सहयोग नहीं लेना है, सीधे क्या है, बोल देना है। सीधे सीधे किसी भी शब्द का नामकरण कर देना या उसके बारे में बात कह देना वाचक कहलाता है, ठीक है ना। तो वाचक सब्जेक्ट, कोई भी शब्द हम देख सकते हैं। इस संसार की बनी हुई प्रत्येक वस्तु के बारे में हम कुछ कहते हैं तो वे वाचक हो जाते हैं, वाचक शब्द हो जाते हैं, ठीक ना। बोलचाल की भाषा में जितने भी शब्द इस्तेमाल होते हैं वहाँ पे वाचक शब्द हो जाते हैं। जैसे और भी देख सकते हैं, घर है, नगर है, चौराहा है, दीवार घड़ी है, ये क्या बोलते हैं इसको, नक्शा कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, पंखा चल रहा है, पंखा कह सकते हैं, ब्लैक बोर्ड कर सकते हैं, ये सभी वाचक हैं। अब दूसरा होता है लक्षण के आधार पर। लक्षण क्या होता है, जैसे हम किसी विद्यार्थी को बार बार समझाते हैं कि ऊपर से जा कर के पानी लाओ, ऊपर से जा कर के पानी लाओ, तो ऊपर जाने के लिए कहाँ से लाना, या तो छत होगा ना, सीढ़ी के द्वारा ही जाएंगे ना पानी लाने। लेकिन वो सोच में पड़ जाता है कि हम ऊपर जाएंगे कैसे, ऊपर का मतलब बादल समझ जाता है। तुम क्या कहते, निचान, तुम मूर्ख ही हो। मूर्ख का मतलब क्या, गधे हो। अरे गधे कहेंगे जाओ ऊपर से पानी लाओ, तो हम गधा, लक्षण के आधार पर गधा बोल देते हैं कि नहीं। महामूर्ख, मूर्ख का मतलब क्या, गधे हो। तब से हम पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, गधे हो, ऐसा होता है कि नहीं। यानी उसका लक्षण किससे मिला, महामूर्ख से मिल रहा है। तो महामूर्ख के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, गधे का प्रयोग किया गया।
यानी लक्षण के आधार पर जब हम शब्दों का निर्माण करते हैं तो वहाँ पे लाक्षणिक शब्द शक्ति आती है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, व्यवहार को भी देख करके आप उसका नामकरण कर देते हो, है कि नहीं। तो ऐसे इसी लक्षण के आधार में बहुत सारे मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है लक्षण के आधार पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ व्यंजक होता है, व्यंजक का मतलब क्या होता है, व्यंग्य। क्या होता है, व्यंग। व्यंग समझते हैं ना, व्यंग कसना क्या होता है, कमेंट बात वही है, कमेंट पास। जैसे हम बोलते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, हमेशा वो सशंकित रहता है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। तो बात तो बोल दिए ना, क्या बोला वो, कि कहीं मैं पकड़ तो नहीं जाऊंगा, चोर की दाढ़ी में सशंकित रहता है। एक चीज़ और यहाँ पर देखने को आपको मिलता है कि व्यंजक में कोई चोर है तो अपने मित्र से कहता है आज रात बड़ी घनघोर घटा के रूप में छाई हुई है। मतलब इशारा क्या है उसका, आज चोरी करने के लायक रात बनी है। बात समझ में आ गया। व्यंग करना है लेकिन लक्ष्य तुम्हारा कहीं और है, ये क्या है, व्यंजक हो जाते, ठीक है ना। तो इस पे भी क्वेश्चन किया जा सकता है। वह निम्न वाक्य में किस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया गया है, वाचक है कि लाक्षणिक है कि व्यंजक है, व्यंग के रूप में है, ठीक है ना। तो यहाँ अर्थ के आधार पर हो गया। अब देखिए अगला जो है विकार के आधार पर। विकार का मतलब क्या होता है, दोष, और विकार का मतलब जिसमें दोष नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है, व्याकरण का सारा पोर्शन इसी विकार के आधार पर ही हो जाता है, पूरा व्याकरण यहाँ आ जाता है, समझ सकते हैं इस चीज़ को। विकार में देखेंगे, विकार का मतलब किसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, किसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में और क्रिया में। अच्छा, इसमें परिवर्तन कैसे करते हैं, संज्ञा में परिवर्तन कैसे करते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि लड़की, तो लड़की को हम लड़का तो कहेंगे नहीं, लेकिन बोलचाल की भाषा में क्या परिवर्तन कर सकते हैं, लड़कियां दौड़ रही हैं, तो वाक्य को, ये स्त्रीलिंग में जा रहा है ना, इसको पुल्लिंग में भी हम लिख सकते हैं, क्या, लड़के दौड़ रहे हैं। तो संज्ञा में परिवर्तन हुआ कि नहीं। वे खाना खा रहे हैं या वे सब खाना खा रही हैं, परिवर्तन हुआ कि नहीं। विशेषण में, विशेषण क्या है, विशेषता बतलाना है। वह मोटा है तो मोटा तगड़ा है, बोल सकते हैं कि नहीं। वह दुबला पतला है। क्रिया में क्या, वह दौड़ रहा है, वह धीरे धीरे दौड़ रहा है, वो बहुत तेज दौड़ रहा है कि नहीं। तो क्रिया में परिवर्तन हो गया। तो ये विकारी शब्द होते हैं। विकार मतलब इसमें दोष उत्पन्न किया जा सके, जिसमें परिवर्तन किया जा सके। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, निम्न में से किसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो आपका 3 ये दे देगा और 1 ये दे देगा, नहीं मान लीजिए 3 ये दे देगा और 1 ये दे देगा। तो इसमें से आपको ये चारों का नाम याद रखना है। विकारी शब्द है तो या तो सर्वनाम, जैसे मान लिया क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक नाम दे दिया और सर्वनाम दे दिया। अब कह देगा निम्न में से किसमें विकार उत्पन्न किए जा सकते हैं, तो आपको सर्वनाम छाटना है। किसमें विकार उत्पन्न नहीं किए जा सकते, तो 3 ये नाम रहेगा, 1 नाम को ये रहेगा, छाटना होता है। ये शब्दों को देखना होता है, ठीक है ना। तो ये विकार वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये विकारी शब्द हैं, ठीक है ना। इनको याद रखना ना है आपको, ठीक है। और अविकारी शब्द कौन होते हैं, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक और विस्मयाद, ये क्या होते हैं, ये अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। अगले दिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा उर्दू और जापानी के शब्दों का नोट्स हम कल दे देंगे। तब तक के लिए आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए ताकि आपका ये कंपटीशन अच्छा से पूरा हो सके, ठीक है ना। इसको बंद कर दीजिए।